हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेल ऑर्गेनेल को डायग्राम के साथ देखेंगे। इससे पहले इस चैप्टर के 2 पार्ट हो चुके हैं। ये जो हमारा करंट चैप्टर चल रहा है वो क्लास 9th बायोलॉजी का चल रहा है, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है। ये हमारा आखिरी और तीसरा पार्ट है इस चैप्टर का। अगर आपने इससे पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को जाके देख लें, उसके बाद इस पार्ट को देखें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे हम पिछले वीडियो में जो सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े थे उसके डायग्राम यहाँ पे हम देख लेते हैं, और पिछले वीडियो का जो पीडीएफ था उसे मैंने इसमें लिंक कर दिया है, जिसकी वजह से आप दोनों पीडीएफ्स को एक साथ देख सकते हैं। तो पहला ऑर्गेनेल आता है सेल वॉल। तो सेल वॉल में हमारा 3 प्रकार के पार्ट होते हैं, जिसमें पहला है मिडिल लेमेला, दूसरा है प्राइमरी सेल वॉल और तीसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हमें मुख्य रूप से प्राइमरी सेल वॉल पे फोकस करना है। तो चलिए इसके पार्ट को देख लेते हैं। तो मिडिल लेमेला हम किसे कहेंगे? जो ये ऊपर आपको ट्रांसपेरेंट लाइक स्काई ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे हम मिडिल लेमेला कह देंगे। और प्राइमरी सेल वॉल, जो इसमें जो मटेरियल भरा रहता है उसे हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रकार की मेम्ब्रेन है, जो आपने वीडियो में प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो केवल एनिमल सेल में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो आपको चेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो पेक्टिन होता है। पेक्टिन एक प्रकार का मटेरियल होता है जो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इतना जानिए कि जो सेल वॉल है उसमें पेक्टिन होता है। अब दूसरा जो ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे हम क्रॉस लिंक ग्लाइकेन कहते हैं। तो क्रॉस लिंक ग्लाइकेन से ये मतलब है जो एक सेंट्रोसोम को दूसरे सेंट्रोसोम से जोड़े। तो यहाँ पे सेंट्रोसोम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, सेंट्रोसोम है नहीं, इसे हम सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं। जो एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से जोड़ता है उसे हम क्रॉस लिंक ग्लाइकेन कहते हैं। और जिस स्ट्रक्चर को क्रॉस लिंक ग्लाइकेन जोड़ता है उसे हम सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेल वॉल का स्ट्रक्चर पूरा होता है। अब हम अगले स्ट्रक्चर में बढ़ते हैं, जो है हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में एक सिंपल स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियोपोर्स, क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर एनवलप हमें मिलेगा। ये 5 चीज़ें ही हमेशा आपको न्यूक्लियस में देखने को मिलेंगी। या आपको एक और चीज़ बढ़ सकता है इसमें, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप दे दिया है क्योंकि इसमें 2 प्रकार के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं और उसके बीच के गैप को हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में गैप होता है उसे हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ये एक प्रकार का न्यूक्लियस का दरवाज़ा है जिससे ही मटेरियल आ और जा सकता है। अब अगला है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। ये केवल न्यूक्लियस में ही पाया जाता है और किसी चीज़ में नहीं पाया जाता है। और अगला आता है न्यूक्लियोलस। जो ये आपको गोल सॉलिड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियस का सबसे मेन पार्ट है, अगर इसे निकाल दिया जाए तो न्यूक्लियस डेड हो जाएगा। अब अगला आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म जैसे ही एक स्ट्रक्चर है। जिस तरह से साइटोप्लाज्म सेल के सरफेस को सपोर्ट देता है उसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म भी न्यूक्लियस के सरफेस को सपोर्ट देता है। अब न्यूक्लियर एनवलप, तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं, तो उसके बीच में हमें जो स्पेस मिलता है उसे हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस पूरा होता है। अब अगले स्ट्रक्चर पे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला स्ट्रक्चर कौन सा है। तो यहाँ पे हमें अगला स्ट्रक्चर मिलता है राइबोसोम का। तो राइबोसोम से आप क्या समझते हैं? तो राइबोसोम से हम समझते हैं कि राइबोसोम एक कॉपी मशीन है। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड होते हैं जिसमें mRNA, rRNA और tRNA होता है।
तो यहीं पे राइबोसोम में उसका काम होता है। तो राइबोसोम दो पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे आप देखे होंगे जो कॉपी की मशीन होती है उसमें एक फोल्डिंग स्पैन होता है जो आके उसको बंद करता है, और एक पहले ही से बेस होता है जिस पे वो पेपर रखा जाता है। यही दो बेस होता है इसमें। तो जैसे हम समझ सकते हैं कि तो इसमें भी कॉपी मशीन के जैसे ही दो प्रकार के फोल्डिंग कर सकते हैं या फिर स्टेज होते हैं, जिसमें एक होता है स्मॉल सबयूनिट और दूसरा होता है लार्ज सबयूनिट। तो यहाँ पे स्मॉल और लार्ज में जो स्मॉल होता है वो बेस देता है कि उस पे से जो स्ट्रक्चर हो आए और जा सकें, और वहीं पे जो लार्ज सबयूनिट होता है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉपी करके इसको अपने से बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे कॉपी कैसे कर रहा है, तो बस यहाँ पे हल्का सा जान लेंगे कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहीं से कॉपी होता है। तो ये आपके पास जो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो थोड़े ऊंचे नीचे हैं उसे हम कॉपी करते हैं, जिसमें ये देख सकते हैं इसमें गैप बन जा रहा है, ये आके इसके अंदर घुसता है, उसका कॉपी होके अमीनो एसिड प्रोटीन चेन के जरिए बाहर निकलता है, या फिर टीआरएनए एमआरएनए तो नहीं बनेगा, टीआरएनए या आरएनए के रूप में बाहर निकलता है। तो यहाँ पे ये एक प्रकार का चेन होता है जिसे हम एमआरएनए कोडन में बांटते हैं। ये आता है और जाता है और इतने ही देर में इसकी कॉपी पूरी हो जाती है। तो कोडन में जो ये रेड ब्लू और स्काई ब्लू आपको दिख रहा है वो कोडन के रूप में होते हैं, और एमआरएनए में जो आपको केवल येलो दिख रहा है उसे हम एमआरएनए कह सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, जो ये बेस दिख रहा है, ये नीला कलर का जो आपको बेस दिख रहा है वो एमआरएनए का होता है। तो जो ये तीन प्रकार के आपको कोडन यहाँ दिख रहे हैं उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ACGCT एक था, उसी तरह इसकी भी कोडिंग होती है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं जानना है उस कोडिंग के बारे में। अगले क्लास में इस कोडिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से राइबोसोम का भी स्ट्रक्चर पूरा होता है। अब इसमें अगला ही स्ट्रक्चर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक RER होता है और एक SCR होता है। तो यहाँ पे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और यहाँ पे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि रफ और स्मूथ, यानी कि चिकना और खुरदुरा। तो यहाँ पे जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे जो ये पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर हैं वो सब राइबोसोम्स हैं, और जो रफ लाइक स्ट्रक्चर का फोल्ड्स है, जो ये बाहरी सतह का फोल्ड है उसे हम सिस्टर्नाई कहते हैं या फिर सिस्टर्ने भी कह सकते हैं। और जो ये बीच में फोल्ड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पे हम रफ ER के बारे में जाने हैं, और स्मूथ ER में कुछ खास नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर ही लिपिड सिंथेसाइज होता है, और यहाँ रफ ER में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है क्योंकि राइबोसोम यहाँ पे होता है, इसीलिए यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। अब हम यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप के बारे में देख लेते हैं। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है, यहीं से चीज़ें निकलती हैं और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए बाहर निकलती हैं। जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स हमने देखा है न्यूक्लियस में, और यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप होता है। तो आप पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे क्योंकि ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऐसे नहीं कि बस इतना स्ट्रक्चर बना के आप आ गए तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा होता है। अब हम अगले पे चलते हैं जो हमारा गोल्जी एपरेटस है। तो गोल्जी एपरेटस को देखते हैं कि गोल्जी एपरेटस में क्या है। तो गोल्जी एपरेटस में हमारा पहला आता है सबसे मेन सिस फेस और ट्रांस फेस।
तो सिस फेस और ट्रांस फेस से हम ये समझते हैं कि जो फेस न्यूक्लियस के तरफ हो, यहाँ पे समझिए कि ये न्यूक्लियस है, तो जो फेस न्यूक्लियस के तरफ होता है उसे हम सिस फेस, और जो फेस ये समझिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो जो फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसे हम ट्रांस फेस कहते हैं। तो सिस फेस से मटेरियल अंदर आते हैं और ट्रांस फेस से मटेरियल बाहर जाते हैं, यानी कि यहाँ देख सकते हैं कि इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स हैं। तो यहाँ पे इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स यानी कि जो वेसाइकल्स अभी ट्रांसपोर्ट होने हैं वहाँ से यहाँ से अंदर आते हैं, और ये सिस्टर्नाई कहते हैं इन सब के फोल्ड्स को। अभी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हमने देखा कि इसके फोल्ड को सिस्टर्नाई या सिस्टर्ने भी कह सकते हैं, और इस फोल्ड के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लूमेन कहते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेटमेंट देखा था, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो ये जो वेसाइकल्स यानी कि स्फेरिकल लाइक मटेरियल आते हैं वो एक फेस से आते हैं और दूसरे फेस से बाहर निकलते हैं। तो इसका काम क्या है? तो इसका काम ये है कि जो मटेरियल यहाँ से अंदर आते हैं, यानी कि सिस फेस से जो मटेरियल अंदर आते हैं उसे ये पैक कर देता है, कि जिसकी वजह से वो बाहरी इन्वायरमेंट से सुरक्षित रहे। और पैक करने के बाद जो ये स्कैटरी वेसाइकल्स के रूप में निकालता है उसे हम पैक्ड मटेरियल कह सकते हैं, जो अलग एक टारगेटेड स्टेट पे। ये जो गोल्जी अपरेटस होता है, इसके पिछले वीडियो में हमने स्टेटमेंट के द्वारा बताया था कि जो ये वेसाइकल्स यानी कि स्फेरिकल लाइक मटेरियल्स को अपने से निकालता है, वो ये टारगेट कर देता है कि ये जो निकला मटेरियल है वो कहाँ जाके स्पेस करेगा या कहाँ जाकर टारगेट करेगा। तो ये डायरेक्ट वहीं जाता है। और यहाँ देख रहे हैं कि ये न्यूली फॉर्म हो रहा है, और ये सब जो आप देख रहे हैं ये एक प्रकार का मटेरियल पैक होके निकल चुका है और ये एक मटेरियल आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा गोल्जी अपरेटस का भी डायग्राम पूरा हो जाता है। अब अगला डायग्राम हम लोग देखते हैं जो हमारा लाइजोसोम का है। तो लाइजोसोम का भी डायग्राम सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर केवल एंजाइम्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। तो इसमें मूल रूप से एंजाइम ही काम करते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्टिव बैग्स है और डाइजेस्टिव में एंजाइम्स ही काम आते हैं। तो ये एक मेम्ब्रेन से ढका होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक होती है। हर जो ऑर्गेनेल्स है एनिमल सेल में, जो ऑर्गेनेल्स है हर चीज़ वो ढकी हुई होती है मेम्ब्रेन से। यहाँ तक कि प्लांट सेल, मान लीजिए कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें अधिक हर चीज़ मेम्ब्रेन से कवरिंग होती है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें कुछ चीज़ें ही मेम्ब्रेन कवर्ड होती हैं। तो यहाँ पे हम लाइजोसोम के बारे में देखते हैं। तो लाइजोसोम में हमने मेम्ब्रेन देखा कि मेम्ब्रेन ये है। अब लूमेन के बारे में देखते हैं। तो लूमेन भी यहाँ सरफेस लाइक है, जो ये आपको ग्रीन ग्रीन सब दिख रहा है उसे हम लूमेन कहते हैं। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में देखते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या है। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो इसमें मेन फंक्शन करते हैं, जो फंक्शन किसी भी चीज़ को पचाने में काम आता है। और यहाँ पे प्रोटीन्स इसको हेल्प करता है कि ये एनर्जेटिक हो के किसी भी चीज़ को पचा सके, या कह सकते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसको एनर्जी देता है। अब यहाँ पे एंजाइम सब्स्टिट्यूटरी कॉम्प्लेक्स है, मतलब जब दो एंजाइम मिल जाते हैं तो उसे कॉम्प्लेटरी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, माफ़ कीजिएगा सब्स्ट्रेटरी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये जो एंजाइम है ये जब सेल फटता है उस टाइम काम आता है, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जब सेल इसे अपने बाहर निकालता है और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं, जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। अब अगला आता है माइक्रोकांडिया। तो माइक्रोकांडिया के फिगर को देखते हैं कि माइक्रोकांडिया में क्या है। तो माइक्रोकांडिया में दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है।
और जो इसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है, यही एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसकी जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है लाइक पैरेलल नहीं है। पैरेलल से यहाँ क्या है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो दोनों आपस में एकदम इस तरीके से हैं कि बीच में गैप लगभग समान है, लेकिन इसमें कहीं गैप ये देखिए इतना अधिक है, कहीं गैप एकदम हल्का सा है। इसलिए इसे एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसका मेम्ब्रेन पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई और एक इनर मेम्ब्रेन हो गई। तो यहाँ पे सिस्टरने यहाँ पे आ जाता है, जो इसके फोल्ड्स हैं उसे हम सिस्टरने कह सकते हैं। और मैट्रिक्स जो इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, जो एटीपी बनाने के काम आता है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसका एकदम सिंपल डायग्राम है और इसमें कोई पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा माइक्रोकांडिया भी पूरा हो जाता है। अब अगला आता है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है, डीएनए में बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर्स जो होते हैं वही जीन्स का काम करते हैं, और जीन्स जो होता है वही एक पेरेंट सेल्स में से दूसरे ऑफ स्प्रिंग सेल्स में से जाके कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले डीएनए के बारे में देख लेते हैं। तो डीएनए जो है वो 2 स्ट्रिप्टेड यानी कि 2 प्रकार के स्ट्रिप से बना होता है। जैसे एक स्ट्रिप यहाँ पे है और दूसरी स्ट्रिप ये है, और उसके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका कोडिंग यहाँ पे दिया हुआ है। इस कोडिंग को आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो कोडिंग है ये अगले क्लासों में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे दिया है तो जान लेते हैं। जैसे कि ACGTCA, बस इसका नाम जानिए, इसका फुल फॉर्म भी होता है लेकिन अगले क्लासों में बताया जाएगा। तो यहाँ पे एक जो स्ट्रिप होता है उसमें ACGTCA होता है, और दूसरा जो स्ट्रिप होता है वो TGCAGT होता है। ये 2 प्रकार के स्ट्रिप में 2 प्रकार के बेस पेयर्स इसको कहते हैं, वो होते हैं। अब अगले पे चलते हैं। तो अगला हमारा आता है डीएनए। तो डीएनए जो होता है वो जो ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का जो X बनाता है उसमें होता है। 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं। जो फीमेल होते हैं उसमें 2X क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो मेल होते हैं उसमें 2Y क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम को जल्दी से हम देख लेते हैं। जैसे टेलोमेरे, इसकी जो इंड पॉइंट है उसको हम टेलोमेरे कह सकते हैं। जैसे यहाँ भी टेलोमेरे दिया है, तो बोथ इंड पॉइंट्स और 4 इंड पॉइंट्स ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेलोमेरे। और यहाँ पे पी आर्म दिया है, तो जो एबव द हाफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम होता है उसे पी आर्म कहते हैं, और जो नीचे होता है हाफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम को उसे हम क्यू आर्म कहते हैं। और जहाँ पे ये दोनों क्रोमोसोम्स, माफ़ कीजिएगा, पी आर्म क्रोमोसोम्स ना कहकर फाइबर कहते हैं, और यहाँ पे 2 जो फाइबर होते हैं वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम सेंट्रोमेरे कहते हैं। और जब इसको हम हॉरिजेंटली बांटेंगे तो इसे हम क्रोमैटिड कहते हैं। दोनों साइड को हम क्रोमैटिड कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्रोमोसोम्स का भी स्ट्रक्चर पूरा हो गया। और यहाँ पे हमारा आता है साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर। तो साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं और उसके बीच में लिपिड होते हैं। सब लिपिड का स्ट्रक्चर हमने पहले वीडियो में बताया था, जिसका ये एक हेड टाइप होता है और 2 आर्म्स होती हैं, इसे हम लिपिड कहते हैं। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में एक कोर होता है, नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। ये क्रिस्टालियोड कोर होता है जो हमेशा इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, और इसमें लिपिड बायलेयर होती है, जो लिपिड हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर हमें इतना ही जानने की आवश्यकता है। अब अगले स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं जो हमारा है प्लेटिसाइड्स। तो प्लेटिसाइड्स में क्या है? तो प्लेटिसाइड में हमारा क्लोरोप्लास्ट, ग्रेन्यूल, लुमेन, थाइलोकाइड्स, स्ट्रोमा, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है। तो इनर और आउटर मेम्ब्रेन आनी चाहिए। जो मेम्ब्रेन बाहर उसे आउटर, जो इनर उसे इनर मेम्ब्रेन कह देंगे। तो इसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो अंदर के स्ट्रक्चर में ये यहाँ पे दिया है,
प्रोटोप्लास्टिड्स होते हैं, ईटोप्लास्ट होते हैं सब, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट और एमेटोप्लास्ट, आइटोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। तो इसके नाम से हम कुछ हद तक जान सकते हैं। जैसे ल्यूकोप्लास्ट में ल्यूकोड प्रेजेंट होगा, एमोप्लास्ट में अमीनो प्रेजेंट होगा, प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे जो क्रोमोप्लास्ट है, एक चीज़ हम यहाँ पे जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है वो टिश्यू में आएगा एक्सप्लेन रूप में। तो यहाँ पे बस हम ये जान लेते हैं, जो पौधों में क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, जब क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल आ जाता है यानी ग्रीन सब्सटेंस आ जाता है, तब ये जाके क्लोरोप्लास्ट में चेंज होता है। तो बस यही हम इतना जानते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं प्लास्टिड्स की तरफ। तो इसके इनर में जो दिया हुआ है उसे मैं जूम कर देता हूँ, तो जूम करने से आसानी से समझ आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आपको क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हाफ कटेड किया गया है। तो हाफ कटेड होने के बाद जो इसका बीच का सब्सटेंस है उसे हम लूमेन कहेंगे, और ये जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम ग्रैनुम कहेंगे, और ये जो इसका ग्राउंड सब्सटेंस है यानी कि साइटोप्लाज्म की तरह है उसे हम स्ट्रोमा कहेंगे। और इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन आपको क्लियर ही है। और यहाँ पे जो इसका चेन बन रहा है, क्वाइंस का जो एक के ऊपर एक रखी हुई है, उसका जो चेन बन रहा है उसे हम टाइलोकॉइड्स कह सकते हैं। जो 1 2 3 4 ये जो पूरा का पूरा चेन है उसे हम टाइकोलाइड्स कहते हैं। अब अगले डायग्राम पे बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला डायग्राम है सेंट्रोसोम का, तो यहाँ पे केवल एक टॉपिक ध्यान देने लायक है कि सेंट्रोसोम्स है क्या। तो सेंट्रोसोम्स में 2 सेंट्रोसोम्स हमेशा होते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर से हम यहाँ क्या समझते हैं कि ये पैरेलल ना होकर परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं अपने बीच में। तो इसी कारण ये जो है परपेंडिकुलर इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये हर जो इसका रो है, 3 रो इसका मिल के बनता है। जो एक जो बॉटम रो है वो बाहर की ओर निकली हुई है, और बीच में एक तो हम इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे एक गोला है और उसके चारों तरफ से इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह निकला हुआ है, सब एक चक्री के तरह से इसका मान सकते हैं कि ये एक चक्री होती है। अब इसका डायग्राम बस इतना ही था। इसका डायग्राम बहुत सिंपल है। अब अगले डायग्राम, यहाँ पे हमारे डायग्राम ख़त्म होते हैं। अब हम अपने वीडियो पे आ जाते हैं। जो हमारा इस वीडियो में सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब हम अपना, तो यहाँ पे हम अपने सेल ऑर्गेनेल्स पे आ जाते हैं, जिसमें पहला सेल ऑर्गेनेल दिया है लाइसोसोम। तो इससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो के जो सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े थे उसको ग्राफ द्वारा समझ लिया है। अब हम ये इस चैप्टर का आखिरी पार्ट होगा और इसमें हम लोग सेल ऑर्गेनेल और माइटोसिस और मियोसिस जो सेल डिवीज़न है उसको भी समझ लेंगे। और इसके बाद मैं पीपीटी प्रेजेंटेशन के द्वारा ये पीडीएफ नोट्स जो हैंड रिटन रहेंगे वो कंटिन्यू करूँगा। तो आपको अच्छे से उस पीपीटी में उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, और अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और इसमें पहला दे रहा है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम में पहला स्टेटमेंट है, लाइसोसोम आर सिंपल टाइनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब है कि लाइसोसोम आर सिंपल टाइनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो सिंपल से है यहाँ मतलब दे रहा है कि एक छोटा सा गोल साधारण, मतलब कुछ खास नहीं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो
साइटोप्लाज्म यानी कि सरफेस ऑफ सेल में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हर जगह समान रूप से बिखरा रहता है। ये पहला स्टेटमेंट है। अब दूसरे स्टेटमेंट में चलते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ईच लाइजोसोम इज अ स्मॉल वेसिकल सराउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन पावरफुल एंजाइम्स which are capable of digesting or breaking down all organic material। तो यहाँ पे दे रहा है ईच लाइजोसोम इज अ स्मॉल वेसिकल सराउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। जो हर प्रकार के लाइजोसोम होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन यानी कि एक ही मेम्ब्रेन से चारों तरफ से उसके वेसिकल्स जो गोल गोल होते हैं वो चारों तरफ से मेम्ब्रेन से सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं and contain powerful enzymes which are capable of digesting or breaking down all organic material। और पावरफुल एंजाइम कंटेन करते हैं जो हर तरह के खाने को या हर तरह के सेल को डाइजेस्ट करने के कैपेबल होता है और ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल या तोड़ने में कैपेबल होता है, क्योंकि इसी को सेल या सेल ऑर्गेनेल्स की सफाई करनी होती है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी में सेल में इन्फेक्शन हो जाएगा और हमारी मौत हो सकती है। अब हम फंक्शन देख लेते हैं कि लाइजोसोम के फंक्शन क्या दिए हैं। तो लाइजोसोम में पहला फंक्शन दे रहा है लाइजोसोम आर आल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स। लाइजोसोम को डाइजेस्टिव बैग्स भी कहते हैं क्योंकि यही डाइजेस्ट करने, यहाँ पे हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने की बात नहीं कही जा रही है। जो सेल के अंदर या सेल का कुछ पार्ट खराब हो गया हो या सेल में कुछ इन्फेक्शन बैक्टीरिया आ गए हो उसको डाइजेस्ट करने में लाइजोसोम काम आता है, इसलिए इसे डाइजेस्टिव बैग कहते हैं। दे आर डिस्ट्रॉय एनी फॉरिजिन मटेरियल विच इंटर द सेल सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस। ये हर प्रकार के बाहरी मटेरियल जैसे कि बैक्टीरिया हो गया और वायरस हो गया उसे डिस्ट्रॉय करता है। जो बाहर से आते हैं उसे हम फॉरिजिन मटेरियल कहते हैं। ये साइंस की लैंग्वेज में जो सेल में इंटर करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस, ये फॉरिजिन मटेरियल है, इसे डिस्ट्रॉय करता है। इन दिस वे दे प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और इसी तरह ये सेल को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। अब अगला स्टेटमेंट दे रहा है लाइजोसोम आल्सो रिमूव द वर्न आउट एंड पुअरली वर्किंग सेलुलर ऑर्गेनेल्स। लाइजोसोम जो है वो वार्न आउट, खराब हो चुके या पुअरली वर्किंग या ठीक से काम न कर रहे सेलुलर ऑर्गेनेल्स, यानी सेल में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइक्रोकांडिया हो गया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको भी ये डाइजेस्ट करता है बाय डाइजेस्टिंग देम टू मेक वे फॉर देयर न्यू रिप्लेसमेंट। वो इसे डाइजेस्ट करता है क्योंकि वो ख़राब हो चुका है तो वो ठीक से काम नहीं करेगा और हो सके तो उस सेल को डेड कर देगा, इसीलिए ये इसे डाइजेस्ट कर देता है और इसलिए डाइजेस्ट करता है कि उसकी जगह पे न्यू रिप्लेसमेंट आ जाए। अब अगला स्टेटमेंट दे रहा है ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर व्हेन द सेल गेट्स डैमेज लाइजोसोम में ब्रस्ट एंड एंजाइम ईट अप देयर ओन सेल्स, देयरफॉर लाइजोसोम आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स। ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, जब सेल का ब्रेक डाउन होता है यानी कि डिवीजन होता है, तब कभी कभी जो सेल होता है वो खुद डैमेज हो जाता है। तो ऐसे में उसको एक बड़ा एरिया कवर करना होता है, सेल को डाइजेस्ट करना होता है, तो वो पूरी तरीके से उसे डाइजेस्ट नहीं करता है, वो सेल के अंदर जाकर खुद ही फट जाता है, जिसकी वजह से सेल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और उसके जो एंजाइम होते हैं उन टुकड़ों को खाकर उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं और ये खुद फट जाता है। इसीलिए इसे सुसाइड बैग्स कहते हैं, क्योंकि ये खुद फटता है और दूसरे को भी साथ में उसके टुकड़े कर देता है। अब यहाँ पे माइक्रोकांडिया पे आते हैं। तो माइक्रोकांडिया में पहला स्टेटमेंट दे रहा है ईच माइक्रोकांडिया इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन एनवलप। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोकांडिया का डायग्राम दिखाया था जिसमें वो डबल मेम्ब्रेन एनवलप, एक मेम्ब्रेन जो होता है उसका पूरा एकदम स्मूथ होता है और दूसरा जो मेम्ब्रेन होता है वो अंदर से फोल्डेड होता है, जिसकी वजह से जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसका एरिया आउटर मेम्ब्रेन से बड़ा होता है।
तो अब अगला स्टेटमेंट दे रहा है आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। तो जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें पोरस होता है, यानी कि उसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे या उसमें छोटे छोटे छेद होंगे। अब यहाँ पे अगला स्टेटमेंट दे रहा है द इनर मेम्ब्रेन इज थ्रो इनटू फोल्डेड एंड देयरफॉर हैव एन एरिया सेवरल टाइम्स द स्ट्रक्चर ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन, दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड सिस्टराई। तो यहाँ पे दे रहा है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइक्रोकांडिया की, वो सेवरल टाइम्स होता है आउटर मेम्ब्रेन के सरफेस से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही फोल्ड लिए रहती है अपने अंदर, इसीलिए अगर किसी चीज़ को फोल्डेड कर देंगे तो उसका एरिया बढ़ेगा, और जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, इसलिए जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसका एरिया बड़ा होता है। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ माइक्रोकांडिया दे रहा है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट दे रहा है द माइक्रोकांडिया सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी है जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसे ये सिंथेसाइज करता है। तो हम सिंथेसाइज से क्या समझते हैं? तो सिंथेसाइज से हम ये समझते हैं कि उसे बनाता नहीं है, वो एक जनरेट एलिमेंट आता है, उसे वो आके माइक्रोकांडिया में जब वो स्टोर होता है उसे इस तरीके से प्रोसेस करता है वो कि उसमें से हमें एनर्जी मिल सके या एनर्जी हमें वो दे सके। तो यहाँ पे सिंथेसाइज का मतलब ये है कि वो एटीपी को ब्रेक डाउन करता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाते हैं क्योंकि यही एनर्जी जो है पूरे सेल को देते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी इज यूज्ड बाय द सेल। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा है द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी। जो एनर्जी एटीपी में स्टोर होती है वो सेल के द्वारा यूज की जाती है, ना कि यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा है द माइक्रोकांडिया मेकिंग एटीपी एंड द एटीपी एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द सेल। तो यहाँ स्टेटमेंट से आपको क्लियरिटी आ जानी चाहिए। कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि एटीपी से कैसे हमको एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे पहले एटीपी का फुल फॉर्म दिया है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे बी की जगह आप लोग डी कर लीजिएगा। तो इसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ हमें एनर्जी किस तरह की से मिलती है? तो यहाँ पे एक एडिनोसाइन होता है जो एक प्रकार का एलिमेंट है, और यहाँ पे फॉस्फेट होता है, इसकी मात्रा 3 होती है, इसलिए इसे ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। तो जब इसमें से एक फॉस्फेट ब्रेक हो जाता है तो ब्रेक डाउन के टाइम जो हीट पैदा होती है उससे हमें एनर्जी मिलती है, और ये जाके एलिमेंट में मिलकर ये हमें एनर्जी देता है, जिससे इसका अस्तित्व तो ख़त्म हो जाता है लेकिन हमें इसकी जगह एनर्जी मिल जाती है। इसी तरह जब ये एक ब्रेक डाउन पूरी तरीके से हो जाता है तब हमें एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट मिलता है, क्योंकि इसमें से एक फॉस्फेट निकल चुका है और यहाँ नंबर ऑफ फॉस्फेट 2 बचे हैं, इसलिए इसे हम एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट कहते हैं। तो यहाँ पे 2 काउंट ऑफ फॉस्फेट बच जाते हैं, इसीलिए इसे डाइफॉस्फेट कहा जाता है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा है एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये यहाँ पे फुल फॉर्म दिया है कि एटीपी जो होता है वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का होता है। एटीपी इज नोन एज एनर्जी कैरियर और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे सामने आती है कि एनर्जी करेंसी। तो एनर्जी करेंसी जो है ये कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं सेल का। तो यहाँ पे माइक्रोकांडिया ना लिखकर हमें एटीपी लिखना है, क्योंकि इसी में एनर्जी स्टोर होती है, या फिर एनर्जी कैरियर भी पूछा जा सकता है। तो हमें यहाँ पे दोनों ही अवस्थाओं में एटीपी लिखना है। अब यहाँ पे आता है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड में पहला स्टेटमेंट दिया है लाइक द माइक्रोकांडिया द प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर ओन जेनम लाइक डीएनए एंड राइबोसोम। जो जेनम होता है वो हमने पिछले वीडियो में बनाया था, जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें से डीएनए से
हम लोगों को ऑफ स्प्रिंग जो होता है हम लोग का, उसमें हम लोग के कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं और जो राइबोसोम होता है वो सेल के अंदर कॉपी राइटिंग मशीन का काम करता है, जिसके ज़रिए हम लोगों में किसी भी तरीके से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। तो इसे ही हम जेनम कह सकते हैं, जो माइक्रोकांडिया और प्लास्टिड्स दोनों में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। दे आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनिल्स लाइक द माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया और जो प्लास्टिड्स हैं वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग है। तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है? तो यहाँ से हमें ये समझ आता है कि वो खुद अपने आप को रिप्लिकेट कर सकते हैं, कि अपने आप को डिवाइड करके अपना एक भाई बना सकते हैं, या अपने आप को ख़त्म करके अपना एक दूसरा कॉपी बना सकते हैं। इस तरीके से केवल प्लास्टिड्स और माइक्रोकांडिया कर सकते हैं। दे हैव द पावर टू डिवाइड, ये डिवाइड होने का पावर रखते हैं। अब इसमें दे रहा है प्लास्टिड्स आर ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो यहाँ पे डायग्राम एक्सप्लेन करते समय हमने इसमें बताया था कि जो प्लास्टिड्स होते हैं उसमें हमें इस क्लास में केवल 3 प्लास्टिड्स जानने हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट वो हैं जिनके पास ग्रीन कलर नहीं होता है और सभी प्रकार के कलर होते हैं, इसलिए इसके स्टेटमेंट में लिखा जाएगा क्रोमोप्लास्ट हैव ऑल कलर्स बट एक्सेप्ट ग्रीन कलर। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट से ही बनता है। जब क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर उसमें कंटेन हो जाता है तो क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाता है और उसके बाकी कलर गायब हो जाते हैं, वो तब केवल ग्रीन कलर ही हो जाता है और किसी कलर में चेंज नहीं हो पाता है। तो जो ये क्लोरोप्लास्ट है वो केवल ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, और जो ल्यूकोप्लास्ट है द कलरलेस प्लास्टिड्स, यानी कि एक तरीके से ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई प्रकार का कलर नहीं है। अब इसमें अगला स्टेटमेंट दे रहा है क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गाई एंड हायर प्लांट्स। तो यहाँ पे ग्रीन एल्गाई जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, या फिर हायर प्लांट्स जो बड़े बड़े पौधे हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ही बड़े मात्रा में प्रेजेंट होता है, और छोटे से छोटे बड़े से बड़े पौधों में ये प्रेजेंट होता है। दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल एंड दे आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड, सो क्लोरोप्लास्ट आर द किचन ऑफ द सेल। तो यहाँ एक बात जान लीजिए कि जिसमें भी क्लोरोफिल होगा वो तो प्लांट सेल में होता है, लेकिन प्लांट सेल में जिसमें भी कई प्रकार के सेल होते हैं, लेकिन जिस भी सेल में क्लोरोफिल होगा वो फूड जरूर बनाएगा, क्योंकि वहाँ खाना बनेगा, इसीलिए उसे किचन ऑफ सेल कहा जाएगा। और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, इसीलिए उसे ग्रीन पिगमेंट सेल कह सकते हैं, या फिर किचन ऑफ प्लांट सेल कह सकते हैं। अब यहाँ पे आता है फंक्शन, आ जाता है प्लास्टिड्स का। तो प्लास्टिड्स के फंक्शन देखते हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चर फूड और द प्लांट। तो जो ये क्लोरोप्लास्ट है वो सोलर एनर्जी, यानी कि जो सन की रेज आती है उसे ट्रैप कर लेती है, उसे ही हम सोलर एनर्जी कहते हैं, और इसे यूटिलाइज करती है, यानी कि इसे एक तरीके से सिंथेसाइज करती है कि ये हमारे काम आ सके। जैसे कि गंदा पानी है उसे हम आरओ के जरिए उसे फिल्टर करके साफ़ करते हैं, इसी तरीके से इसे भी यूटिलाइज करती है और इसे मैन्युफैक्चरिंग फूड ऑन द प्लांट, इसे प्लांट के फूड बनाने में प्रयोग करती है। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट वेरियस कलर्स टू फ्लावर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट और पॉलिनेशन। तो यहाँ पे दे रहा है पॉलिनेशन, तो पहले हम पॉलिनेशन को समझते हैं। तो पॉलिनेशन से यहाँ ये अर्थ है कि हमने इसे प्रीवियस 2 क्लासों में पढ़ा है, 8th में भी हमने इसे पढ़ा है और 7th में भी पढ़ा है। तो यहाँ पे हम इसे ये जानते हैं कि पॉलिनेशन ये है कि एक फ्लावर को अपना ऑफ स्प्रिंग बढ़ाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि सनफ्लावर का उदाहरण लेते हैं, तो सनफ्लावर में एक सेंटर होता है और उसके इर्द गिर्द इस तरीके से पत्तियां आई होती हैं। तो कभी ध्यान से देखे होंगे तो उसके सेंटर में छोटे छोटे
पिगमेंट होते हैं। तो जब उस पर बटरफ्लाई बैठेगी तब उसके पैर में वो पिगमेंट चिपक जाएंगे, और जब वो दूसरे जब बटरफ्लाई जाके दूसरे सनफ्लावर पर बैठेगी तो उसके पिगमेंट से, उसके पैर से वो पिगमेंट उस फ्लावर के पिगमेंट से चिपक जाएंगे और वहाँ पे पॉलिनेशन होगा। उसके बाद सीड्स बनेंगे और सीड्स बनने के बाद जो फ्लावर होगा उसके ऑफ स्प्रिंग आएंगे। तो यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है? तो क्रोमोप्लास्ट वेरियस कलर्स लिए रहते हैं। तो आपको यहाँ जानना जरूरी है कि क्रोमोप्लास्ट कलर्स लिए रहते हैं इस कारण, क्योंकि जो ये ट्रांसफ़र होता है पिगमेंट का, वो बटरफ्लाई इस पे किस कारण बैठी? क्योंकि इसका कलर उसके लिए अट्रैक्टिव था। अट्रैक्टिव होने के कारण ही ये उस पे बैठी और जाके दूसरे फ्लावर पे पिगमेंट दी। अगर इसका कलर अट्रैक्टिव नहीं होता तो इसका ऑफ स्प्रिंग कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अब अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। तो यहाँ पे दे रहा है जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है, यानी कि उसका कलर में कोई काम नहीं होता है, इसीलिए वो फूड स्टोर करता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जिसे हम स्टार्च कहते हैं, पहले स्टार्च बनता है उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, उसकी फैट और प्रोटीन। तो यहाँ पे ये 3 सब्सटेंस आ गए हैं, तो इसे हम जान लेते हैं। इसे हम याद रखते हैं CPF के द्वारा। और क्वेश्चंस में पूछता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर बॉडी बताइए। तो यहाँ पे हम CPF द्वारा ये याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और F द्वारा फैट है। तो यहाँ पे ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं सब बॉडी के। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं पैरेक्सिसोम पे। तो पैरेक्सिसोम पे कह रहा है पैरेक्सिसोम आर स्पेशलाइज्ड फॉर कैरी आउट सेम ऑक्सीडेटिव रिएक्शन सच एज डीऑक्सीफिकेशन और रिमूव और टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द सेल। तो यहाँ इतना बड़ा दिया है, लेकिन इसका एक सिंपल अर्थ हमें एक लाइन में ये समझना है कि ये सेल से कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिक एलिमेंट को बाहर निकालता है। ये जो बड़ा सा 3 लाइन दिया है इसका ये सिंपल में यही अर्थ है। तो इस स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्सप्लेन करने पे ये क्या कह रहा है। तो पैरेक्सिसोम आर स्पेशलाइज्ड फॉर कैरी आउट सेम ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होता है सेल में, जिससे सेल को एनर्जी मिलती है, जो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, जिससे सेल को एनर्जी मिलती है। तो जैसे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उसी तरीके से सेल से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो उसे बाहर निकालने के लिए कुछ चाहिए, जैसे कि लंग्स हमारे फेफड़े में हो गए, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और इनहेल करते हैं। तो इस तरीके से हम पैरेक्सिसोम को सेल का लंग्स कह सकते हैं, क्योंकि ये डीऑक्सीफिकेशन और रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द सेल, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीले पदार्थ जो सेल को हार्म कर सकते हैं उसे सेल से बाहर निकालते हैं। अब अगला इसमें आ जाता है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम में पहला स्टेटमेंट दिया है, सेंट्रोसोम हेल्प्स इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रोसोम माइग्रेट टू द पोल्स ऑफ एनिमल सेल्स and are involved in the formation of spindles। तो जो सेंट्रोसोम होते हैं हेल्प्स इन सेल डिवीजन, तो ये आगे हम देखेंगे ये माइटोसिस और मियोसिस दोनों में ये सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में काम आते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रोसोम्स माइग्रेट टू द पोल्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल। तो इस स्टेटमेंट को हम यहीं रहने देते हैं, इसका जब हम डायग्राम देखेंगे तब इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। इन प्लांट सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स पोलर कैप्स फॉर द स्पिंडल फॉर्मेशन। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है इसको हम अभी डायग्राम से बस कुछ ही देर में एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला आता है सेंट्रॉयल। तो सेंट्रॉयल में क्या है? तो पहला स्टेटमेंट दे रहा है ऑल एनिमल सेल्स हैव 2 सेंट्रॉयल्स। जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं वो 2 सेंट्रॉयल्स रखे रहते हैं। दे हेल्प द सेल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन।
तो यहाँ पे अगला जो टॉपिक है हमारा, बस इसी टॉपिक के बाद हम अगले टॉपिक जो सेल डिवीज़न है उस पर आने वाले हैं। तो ये सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। दे वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। ये दो प्रकार के सेल डिवीज़न होते हैं जिसमें ये हेल्प करता है कि ये सेल डिवीज़न आसानी से हो सके। सेंट्रोइल्स इज़ एन ऑर्गेनील सिलेंड्रिकल इन शेप दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबलिन। तो ये सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, यानी कि इस तरीके का इसका शेप होता है और ये प्रोटीन से बना होता है, जो एक तरह का प्रोटीन है जिसे हम ट्यूबलिन कहते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने सेल डिवीज़न के प्रोसेस पे। तो पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं, उसके बाद डायग्राम समझेंगे। तो पहला स्टेटमेंट दे रहा है, ड्यूरिंग माइटोसिस वन सेल डिवाइड वंस टू फ्रॉम टू आइडेंटिकल सेल्स। तो यहाँ ये सब ध्यान रखिए गया, टू आइडेंटिकल सेल्स, क्योंकि माइटोसिस में जो है 4 हेप्लॉइड सेल्स बनते हैं और यहाँ 2 आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं। तो इस लाइन का सीधा अर्थ ये है कि ये एक सेल डिवाइड होता है 2 आइडेंटिकल सेल्स बनाने के लिए। द मेजर पर्पज ऑफ माइटोसिस इज़ फॉर ग्रोथ एंड द रिप्लेस वर्न आउट सेल्स। ये जो माइटोसिस होता है इसका मेजर पर्पज ये होता है और अच्छे सेल जो वर्किंग हो उसे लाए। इट नॉट करेक्टेड इन टाइम, मिस्टेक मेड ड्यूरिंग माइटोसिस कैन रिजल्ट इन चेंज इन डीएनए दैट कैन पोटेंशियली लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर। और जो ये माइटोसिस होता है ये पूरी तरीके से करेक्ट नहीं होता है। कभी कभी माइटोसिस होने के प्रोसेस में ये इफ़ेक्ट कर जाता है क्रोमोसोम और ये जेनेटिक डिसऑर्डर का काम कर देता है, क्योंकि जब क्रोमोसोम होता है वही हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑफ स्प्रिंग में ले जाता है और क्रोमोसोम्स में ही डीएनए होते हैं, जो हमने शुरुआत में वीडियो में डायग्राम के जरिए समझाया था। तो यहाँ पे दैट कैन पोटेंशियली लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर से मतलब कि हाथ छोटे हो गए, कह सकते हैं एक तरीके से दिव्यांग। अब हम आते हैं अपने डायग्राम पे। तो डायग्राम पे आने से पहले इसके नाम जान लेते हैं। तो इसके नाम को याद करने के लिए पी मैट एक ट्रिक है। तो पी से हमारा प्री फेस हो जाएगा, जिसमें इसमें स्पिंडल्स अलग अलग हो रहे होते हैं, माफ़ कीजिएगा, सेंट्रोसोम्स अलग अलग हो रहे होते हैं। उसके बाद मिडिल जिसमें मेटाफेस होता है, उसके बाद अवे जिसमें एनाफेस हो जाता है, उसके बाद 2 जिसमें टेलोफेस होता है। तो इसके नाम हम इस डायग्राम से रिलेट करके देखेंगे। तो यहाँ हमने इंटरफेस के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये एक साधारण न्यूक्लियस की तरह होता है, जिसमें सेंट्रोसोम, क्रोमोसोम और न्यूक्लियस अपने जगह स्थिर रहते हैं और इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अब प्रोफेस है, तो प्रोफेस में वहाँ प्री दिया रहता है, मतलब कि वो प्रिपरेशन कर रहा है कि सेल डिवीज़न हो। तो यहाँ जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो देखे हैं कि अभी यहाँ पे एक में है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे और इसके बीच में एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम स्पिंडल कहते हैं, और बाद में इसी स्पिंडल में आके क्रोमोसोम जुड़ेगा। तो यहाँ पे प्रीफेस हो गया। अब हम चलते हैं मेटाफेस पे। तो मेटाफेस पे यहाँ पे जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो एकदम अपोजिट आ जाते हैं, थोड़े भी इधर उधर नहीं, एकदम अपोजिट आ जाते हैं और स्पिंडल दोनों तरफ से निकले होते हैं और ये स्पिंडल जहाँ ज्वाइंट होते हैं उसके बीच में क्रोमोसोम आ जाता है। तो क्रोमोसोम यहाँ मिडिल में होता है, इसीलिए वहाँ पी मैट में प्री, मिडिल, अवे और टेलोफेज में 2 कहा गया था, क्योंकि मिडिल में होता है क्रोमोसोम, इसीलिए यहाँ पे मेटाफेज और ट्रिक में मिडिल होता है। और एनाफेज में अवे। तो अवे से आप सीधा समझ सकते हैं कि क्रोमोसोम जो पहले ज्वाइंट थे वो दूर जाएंगे और दूर जाएंगे तब इसमें एनाफेज होगा और आखिरी में टेलोफेज आता है। लेकिन यहाँ पे एक डायग्राम छूटा है, यहाँ पे टेलोफेज इसको भी कहेंगे, लेकिन मूल रूप से टेलोफेज उसको कहेंगे। चलिए हम डायग्राम देख लेते हैं।
तो डायग्राम में यहाँ देखिए, तो यहाँ का डायग्राम आया है। तो इस डायग्राम में पहला ये हो जाएगा कि इसे हम टेलोफेज कहेंगे। तो यहाँ पे ये प्रिपरेशन कर रहा है कि ये सेल अलग हो। यहाँ पे सब चीज़ कंप्लीट हो चुका है, दोनों सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स है और ये प्रिपरेशन कर रहा है कि ये दोनों अलग हों, इसीलिए हम इसे टेलोफेज कहेंगे। और जब ये दोनों अलग हो जाएंगे तब ये 2 आइडेंटिकल सेल्स बनाएंगे, तो यहाँ पे आके माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम मियोसिस पे चलते हैं, तो मियोसिस देख लेंगे, उसके बाद आएंगे इसके डायग्राम पे। तो मियोसिस में दे रहा है, मियोसिस अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू प्रोड्यूस 4 cells containing half the original amount of genetic information. These cells are our sex cells, sperm in male and eggs in female. तो माइटोसिस जो होता है उसमें 4 सेल्स बनते हैं एक सेल से, और हर एक सेल आधा आधा लिया रहता है जेनेटिक मटेरियल। जो हमारे सेक्स सेल्स और एग्स जो फीमेल में होते हैं वो हमारे सेक्स सेल्स में माइटोसिस होता है। अब अगले स्टेटमेंट में बढ़ते हैं। ड्यूरिंग माइटोसिस 1 सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स। ड्यूरिंग माइटोसिस एक सेल 4 डॉटर सेल बनने के लिए डिवाइड होता है। These 4 daughter cells only have half the number of chromosomes of the present cell. जो ये 4 डॉटर सेल बनते हैं उनके पास हाफ जेनेटिक मटेरियल होता है। इसको डायग्राम से अभी हम देखेंगे। दे आर हेप्लॉइड, और ये हाफ जेनेटिक मटेरियल ये होने के कारण इसे हम हेप्लॉइड कहते हैं। माइटोसिस प्रोड्यूस आवर सेक्स सेल्स और गैमेट्स। जो ये माइटोसिस है इसी कारण हमारे जो सेक्स सेल्स या गैमेट्स कह सकते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। माइटोसिस कैन बी डिवाइड इनटू 9 स्टेज। जो ये माइटोसिस है ये 9 स्टेज में डिवाइड होता है, लेकिन हमें यहाँ पे 2 ही स्टेज पढ़ने हैं जिसमें 4 सेल्स डिवाइड हो जाते हैं। These are divided between the first time this cell division is mitosis 1 and the second time is mitosis 2। तो अब यहाँ हम अपने डायग्राम पे आ जाते हैं। तो डायग्राम यहाँ दिखा रहा है कि यहाँ देखिए, यहाँ माइटोसिस का जो डायग्राम है उसमें मैंने इस डायग्राम में केवल 2 क्रोमोसोम्स लिए हैं कि आसानी से समझ आए। तो मान लीजिए 2 वाइट क्रोमोसोम हैं और 2 रेड क्रोमोसोम हैं। तो जब ये डिवाइड होंगे तो सबसे पहले 4 रेड क्रोमोसोम बनेंगे और 4 जो है वाइट क्रोमोसोम बनेंगे। उसके बाद एक पूरा रेड क्रोमोसोम रहेगा और एक रेड और वाइट क्रोमोसोम रहेगा, और ये आपस में ज्वाइंट रहेंगे। ये इस टाइम 2 सेल में डिवाइड हो चुके हैं, और दूसरे में एक वाइट क्रोमोसोम रहेगा और रेड और वाइट क्रोमोसोम रहेगा। ये दोनों एक सेल में रहेंगे, और इसी तरह दूसरे सेल में भी यही ऑर्डर रहेगा। तब अब यहाँ 2 सेल 4 सेल में डिवाइड होंगे, जिसमें पहला होगा रेड और वाइट और एक वाइट। दूसरे में इसका अपोजिट हो जाएगा, एक पूरा रेड और एक वाइट और रेड। और यहाँ पे इसी ऑर्डर में, जैसे कि यहाँ पे एक पूरा वाइट और वाइट था, यहाँ पे भी एक पूरा वाइट रेड और वाइट रहेगा। और इसी ऑर्डर में यहाँ पे पूरा एक रेड और रेड था, यहाँ पे एक पूरा एक रेड और वाइट और रेड रहेगा। तो यहाँ पे ये 4 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, इसीलिए हम इसे डॉटर सेल कहेंगे। और ये आधे आधे क्रोमोसोम्स लिए हैं, इसीलिए हम इसे हेप्लॉइड कहेंगे। तो यहाँ पे आके हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको इस नोट्स के PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, तो वहाँ पे 2nd पार्ट और 3rd पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन के नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें तो वहाँ पे आपको फर्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन के नोट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह आपका पूरा एक्सप्लेनेशन के नोट्स आपके पास हो जाएंगे। और अगला वीडियो जो आएगा वो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पे आएगा, और उसके बाद हम लोग PPT से पढ़ेंगे, जिसके कारण हम लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।